This is me, Sahil Parashar. Today we are going to discuss vector and 3D formulas. बच्चों क्या है कि हमें कन्फ्यूजन रहती है कि भाई वेक्टर के अंदर और 3D के अंदर कुछ फॉर्मूले अलग अलग है, जो कि हैं नहीं, पर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है। वो ख़त्म कर देंगे इस लेक्चर के अंदर। हम सभी फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, वेक्टर और 3D दोनों के। और जो एक प्रॉब्लम है ना कि परपेंडिकुलर करने का तरीका वेक्टर में कुछ अलग है, 3D के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, तो हम एक कॉमन चीज़ बना देंगे कि अच्छा वेक्टर प्रूव करना है तो ये 4 तरीके हैं, तो वो एक ही जगह पर लिख देंगे। कोलिनियर प्रूव करने के 4 या 5 तरीके हैं, वो एक ही जगह लिख देंगे। कोप्लेनर करने के लिए भी मतलब अलग अलग नहीं करवाएंगे। जैसे कि वहाँ पे क्या 3D या वेक्टर में क्या होता है कि हमने एक तरीका पहले पढ़ा, फिर दोबारा एक और तरीका आया तो फिर हमें याद आता है हमने तो एक तरीका पहले भी पढ़ा है, तो वो वाला तरीका हम यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे। ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। जबकि जो 3D और वेक्टर है वो अपने फॉर्मूलेस के बेस पर ही माना जाता है। अगर फॉर्मूले याद है तो चैप्टर बड़ा ही आसान है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है, सही फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट, ये बात समझ में आ गई। तो आते हैं और एक बारी इसमें 16 हमने पॉइंट बनाए हैं, मतलब फॉर्मूले के लिए 16 पॉइंट बनाए हैं। उन 16 पॉइंट में हम लोग फॉर्मूले खत्म कर देंगे और बेहतरीन तरीका है फॉर्मूले को याद करने का। राइट, चलिए तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखो, जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें दिया क्या हुआ है। तो अगर मान लेते तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है वेक्टर ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1i, y1j, z1k। राइट, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। किसका वेक्टर है? पॉइंट वेक्टर है बच्चों। दूसरी चीज, एक पैरेलल लाइन दी हुई है तुम्हें। पैरेलल लाइन का वेक्टर क्या है? उसको बी वेक्टर हमने बोला है, और बी वेक्टर में कौन है? a1i, b1j, c1k। अगर ऐसी दो चीजें दी हुई हैं, एक पॉइंट और एक पैरेलल लाइन, अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हो, मतलब इसका डायग्राम देखना चाहते हो, तो देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट से एक लाइन पास करती है। एक पॉइंट दिया हुआ, उस पॉइंट से लाइन पास करती है। इस पॉइंट को क्या बोला हमने? ए वेक्टर। ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन दी हुई है जिसको हमने बोला है बी वेक्टर। इस पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उस लाइन से पैरेलल है एक लाइन बी वेक्टर। अब हमें कौन से वेक्टर की इक्वेशन निकालनी है बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इस वाले वेक्टर की। जो ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, समझे? तो जो लाइन एक पॉइंट से पास करे और एक दूसरी लाइन के पैरेलल हो, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हमें ऐसा कुछ निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका होता है, जब ये पॉइंट और पैरेलल लाइन दी हो, तो वेक्टर के केस में होता है बच्चों आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। राइट, मीन्स जो भी ए दिया हो उसको यहाँ लिख दो और बी वेक्टर को यहाँ लिख दो। बार बार बोल रहे हैं, ए का मतलब क्या है बच्चों? पॉइंट, एंड बी का मतलब क्या है? लाइन। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। चलिए कार्टेशियन के अंदर आते हैं। कार्टेशियन में बच्चों बस थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे x माइनस x1 ओवर में a1, y माइनस y1 ओवर में b1, z माइनस z1 ओवर में c1। इन सब के प्रूफ भी हैं, मतलब यहाँ से ये कैसे आया वो प्रूफ भी हम लोग करवा सकते हैं, पर अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ फॉर्मूले को रिवाइज करवाएंगे, उसके कोई भी प्रूफ नहीं करवाएंगे। तो ये सब बराबर होते हैं किसके बच्चों? लैम्डा के। अब यहाँ पर ये समझो कि जो x1 है, y1 है, z1 है, ये कौन है बच्चों? ऊपर देखो कौन है ये? x1, y1, z1 और पॉइंट। क्या है? पॉइंट। जो पॉइंट दिया हुआ है उसको यहाँ पर पुट कर दो इन तीनों में। राइट, और a1, b1 और c1 कौन है बच्चों? पैरेलल लाइन का जो वेक्टर था a1, b1 और c1, उनको यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखो, जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं इसके अंदर वो मतलब कि पॉइंट से आते हैं, वो जो नीचे वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं बच्चों? पैरेलल लाइन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? पैरेलल लाइन। ऊपर पॉइंट को रख दो और नीचे पैरेलल लाइन के कोऑर्डिनेट्स को रख दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। राइट, चलिए नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड सिचुएशन क्या दी हुई है? मान लेते हैं कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, अब की बार 2 पॉइंट है। लास्ट सिचुएशन में क्या था? एक पॉइंट था और एक पैरेलल लाइन थी। अब की बार 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अगर 2 पॉइंट दिए हों तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? इसको जरा विजुअलाइज करो। इस तरीके से दिया हुआ बच्चों, एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, एक तो a1 से और एक a2 से। राइट, एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, a1 से और a2 से। तो हमें ये बताना है कि उसका वेक्टर क्या होगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। राइट, ये सिचुएशन है। तो कैसे निकालेंगे? लास्ट जो डेफिनेशन, जो लास्ट हमने पॉइंट 1 किया है उसको, ये वो याद है क्या तुम्हें? आर वेक्टर प्लस ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर था वो।
बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करना है, बस चेंजेस क्या होंगे बच्चों, ये जो बी वेक्टर है इसमें माइनस हो जाएगा ए वेक्टर, इसमें माइनस हो जाएगा ए वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, राइट। अच्छा यहाँ पर एक हम लोग छोटी सी टिप्पणी तुम्हें देंगे कि बी माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या है ना, कि जब हम एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस करते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा कि अगर ए से बी कोई लाइन जा रही है तो जो ये ए से बी, अगर बी ए को माइनस करते तो ए बी वेक्टर में मिलता है, याद है। ए बी वेक्टर निकालने का जो तरीका था उसमें हम इन दोनों वेक्टर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ए बी वेक्टर मिल जाता है। और हर लाइन खुद के साथ तो क्या होती है, पैरेलल होती ही है, इसलिए हमने यहाँ पर जो ये पैरेलल लाइन, जो पिछले वाले केस में जो बी वेक्टर था वो पैरेलल लाइन थी, यहाँ पर पैरेलल लाइन निकालने के लिए इसने क्या करा, दोनों वेक्टर को माइनस कर दिया, बी माइनस ए कर दिया, तो ये भी एक तरीके से पैरेलल लाइन ही निकाली है इसने, राइट। तो कभी भी घबराना मत, जो ये वाला पार्ट है हमेशा पैरेलल लाइन का ही होता है। चलिए तो फिलहाल अभी फॉर्मूले पे हैं हम लोग, ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे। बी माइनस ए वेक्टर मिल गया हमें यहाँ पर। अब कार्टेशियन में क्या मिल सकता है, देखो कार्टेशियन में लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। अब की बार भी सेम है, बस नीचे वाले पॉइंट बदल जाएंगे, नीचे था ए बी सी लास्ट में, पर अब की बार हो जाएगा बच्चों x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। अब यहां पर एक बात समझ लो, ये x1 कौन है, फर्स्ट कोड, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है, और x2 y2 z2 ये कौन है, सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम फर्स्ट पॉइंट किसको लें और सेकंड पॉइंट किसको लें। देखो अगर एनसीईआरटी का आंसर मैच करना है तो जो क्वेश्चन के अंदर पहले, जो सबसे पहले पॉइंट दिया उसको फर्स्ट मान लो, नहीं तो लेना चाहो तो किसी को भी पहला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सेम वेक्टर आएगा, राइट। समझ गए हैं, इक्वेशन सेम आएगी। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वेक्टर और कार्टेशियन ने किया, पॉइंट थर्ड पर आते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, अब की बार अगर हमें नॉर्मल दिया हुआ है, अब हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की स्टूडेंट्स, किसकी इक्वेशन निकालनी है, प्लेन की। अभी तक हम इक्वेशन निकाल रहे थे लाइन की। मान लेते हैं कि हमें एक नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। जैसे कि अगर ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर हम ये मार्कर रखते हैं तो ये इसका क्या बनेगा, ये इसका नॉर्मल बन जाएगा, किसका, इस बोर्ड का। ये बोर्ड क्या खुद में एक प्लेन है, तो इस प्लेन का नॉर्मल कौन हुआ, ये मार्कर, राइट। तो नॉर्मल जो कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लें तो वो कितना है, 1 है। तो जो ये नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ये तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जब डिस्टेंस निकालने के लिए आता है तो हम लोग इस नॉर्मल को यूनिट वेक्टर नहीं लेते, यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसको बनाओ, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो नाउ स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पर कि जो नॉर्मल हमें दिया हुआ है उसको यूनिट वेक्टर बनाना है या नहीं दिया हुआ, मतलब तब नाउ NLI ऐसी की तैसी। थर्ड पॉइंट पर आता है स्टूडेंट्स, अब की बार हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, राइट। कौन कौन दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल कैसा है, यूनिट वेक्टर है वो डिस्टेंस दिया हुआ उसका ओरिजिन से। पहले इसको एक बार विजुअलाइज करो, प्लेन समझते हो, जो ये व्हाइट बोर्ड है एक प्लेन है और इसके ऊपर हम लोग ऐसे पेन रख दे जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये इसका कौन हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पर समझो कि अगर हमें कुछ इस तरीके से एक प्लेन यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक प्लेन दिया हुआ है, ये हमने ढंग से नहीं बनाया अच्छे से, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। तो जो प्लेन है, इस प्लेन का बच्चों एक नॉर्मल है ये, और इस नॉर्मल का डिस्टेंस हमें दिया हुआ कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है d, और हमें एक नॉर्मल दे दिया है और क्या दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है d, राइट। दोनों चीजें पता चल गई हमें। नाउ थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमें एक नॉर्मल दिया होगा और उस नॉर्मल का डिस्टेंस दिया होगा कहाँ से, ओरिजिन से। जैसे कि अगर देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। मान लेते हैं एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन देखो फिगर में हम लोग नहीं समझा सकते, एक्चुअली जो प्लेन है वो जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसको प्लेन मान लो, और इसके ऊपर हम लोग अगर इसको रखें, ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल हो जाएगा।
मतलब कि परपेंडिकुलर उसके ऊपर। तो ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है जो कि ओरिजिन पर आ रहा है। तो ओरिजिन से इस प्लेन तक का जो डिस्टेंस है वो d है, और यहाँ पर नॉर्मल का एक वेक्टर दिया हुआ है, नॉर्मल का एक वेक्टर दिया हुआ है n वेक्टर, राइट। तो n वेक्टर कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है बच्चों? यूनिट वेक्टर है। नाउ जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, हम सब जानते हैं। और उस केस में जो इसके ये जो रेशोज होंगे, डायरेक्शनल रेशोज, ये अपने आप में क्या बन जाएंगे? डायरेक्शनल कोसाइंस, मतलब LMN हम इनको बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें हम लोग जानते हैं, राइट ना। यहाँ पर आते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर की फॉर्म में क्या बन जाएगी? अगर ये दो चीजें दी हुई हैं तो वेक्टर की फॉर्म में ये बन जाएगी बच्चों r वेक्टर n वेक्टर बराबर हो जाएगा d। यहां पर तुम याद रखना कि अगर n यूनिट वेक्टर है, अगर n यूनिट वेक्टर है, उसी केस में बच्चों ये क्या होगा? उसी केस में ये जो d है वो डिस्टेंस होगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल देखो क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। r को n से मल्टीप्लाई किया और d लिख दिया हमने बोला डिस्टेंस। नहीं, d डिस्टेंस तभी होगा जब ये n क्या होगा बच्चों? अगर ये n यूनिट वेक्टर होगा, राइट। इस बात को याद रखना कि जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले चेक करो कि क्या जो ये n है वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करो, जो कि हम जानते हैं। कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर में चेंज? अगर कोई एक वेक्टर दिया हुआ कुछ इस तरीके से और इसको हमें यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर, है ना। तो ये हमें आता है। तो और इसी तरीके से अगर हम लोग n वाले केस में देखें तो हमें n का यूनिट वेक्टर निकालना, तो जो भी वेक्टर दिया हुआ है n वेक्टर, उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, आसान सी बात थी। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर नॉर्मली तुम n विदाउट यूनिट वेक्टर ले सकते हो अगर डिस्टेंस ना निकालना हो तो, पर अगर डिस्टेंस निकालना तो यूनिट वेक्टर लेना ही पड़ेगा। कार्टेशियन में आते हैं बच्चों। कार्टेशियन में सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है LX My NZ बराबर हो जाता है d के, राइट। अच्छा, एक इक्वेशन तुमने और देखी होगी बुक्स में, AX BY CZ और इक्वल टू D1, कुछ भी लिख लो, D लिखो D1 कुछ भी लिखो। ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर अगर ABC जो है वो डायरेक्शनल कोसाइन नहीं है तो ये जो d है वो डिस्टेंस नहीं है। कौन सा डिस्टेंस नहीं है? नॉर्मल का डिस्टेंस नहीं है ओरिजिन से, राइट। ये d ऐसे ही है, मतलब समझ गए हो मेरी बात। तो ये बिल्कुल सही है, पर ये तब यूज नहीं होगा जब डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो यही यूज होगा, डिस्टेंस निकालना है तो यही यूज होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकाली जाती है, कब? अगर नॉर्मल दिया हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हो। थर्ड पॉइंट हो गया। चलिए, नाउ फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ और नॉर्मल दिया हुआ है। लास्ट क्लास में जो लास्ट पॉइंट था उसमें नॉर्मल दिया हुआ था और डिस्टेंस दिया हुआ था, राइट। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? पॉइंट दिया हुआ है और नॉर्मल दिया हुआ है, इसको समझो जरा क्या है इसका मतलब। एक प्लेन है बच्चों, देखो ऐसे एक प्लेन है और वो जो प्लेन है वो एक पॉइंट से पास करता है जिसको हमने बोला ए वेक्टर। वो जो प्लेन है वो एक पॉइंट से पास करता है जिसका कि नाम है ए वेक्टर, और इसके ऊपर एक नॉर्मल दिया हुआ है, इसके ऊपर एक नॉर्मल दिया हुआ है जिसको हमने बोला एन वेक्टर, राइट। लास्ट जो थर्ड पॉइंट था उसमें चेक करो, उसमें जो नॉर्मल था वो ओरिजिन की तरफ दिया हुआ था और उसका डिस्टेंस दिया हुआ था। तो वहां पर देख रहे दोनों केस डिफरेंट हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वाला लगाएं वो वाला, दोनों अलग है। वहां पर जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से होके जा रहा है और उसका डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमें नॉर्मल दिया हुआ है, और जो प्लेन है वो खुद प्लेन कौन से पॉइंट से पास करता है ये हमें दिया हुआ है, राइट। तो आते हैं अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, वेक्टर के केस में क्या करो बच्चों, अगर हमें दिया होता है जैसे कि RND, लास्ट वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था? RND। अब की बार चेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ ये R और N को थोड़ा सा चेंज कर दो और यहां पर क्या कर दो बच्चों, R में A माइनस कर दो, R में क्या माइनस कर दो? A, जो कि पॉइंट दिया हुआ है, और डॉट प्रोडक्ट ले लो उसका किसके साथ? एन वेक्टर के साथ। यहाँ पर याद रखो कि इस नॉर्मल को यूनिट वेक्टर होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पिछली बार हमने लिया था यहाँ पर LMN, क्योंकि वहाँ पर यूनिट वेक्टर होना जरूरी था। यहाँ पर यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है, अगर हो तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। तो ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चों? 0 के, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो कि क्या है आपस में
परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, ये हम जानते हैं राइट। तो r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद n इज 0। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये हो गया तो इसमें कार्टेशियन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन आसान है बच्चों। कार्टेशियन के केस में हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस x1, ए के कोऑर्डिनेट कौन है ये, तो x माइनस x1 a प्लस y माइनस y1 b z माइनस z1 c बराबर है 0 के। यहाँ पर ध्यान दो a b c जो बाहर की तरफ मल्टीप्लाई हुए हैं वो कौन है, ये सब, और x1 y1 और z1 कौन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर तुम कार्टेशियन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो क्या करो, इस r के जगह पर सिंपल जो r वेक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, अगर नहीं आता तो xi yj zk राइट, ये होता है हमारा r वेक्टर। तो r वेक्टर की जगह ये सब लिख दो तो अपने आप कार्टेशियन आ जाएगा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। चलिए तो 4 पॉइंट हमने कर लिए, 5th पर आते हैं। नाउ 5th पॉइंट को देखो बच्चों, हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हुए हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है कि हमें एक वेक्टर a, एक वेक्टर b और एक वेक्टर c दिया हुआ है। अब यहाँ पर मान के चलना कि a के जो पॉइंट है वो क्या है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 bk और c के x3 y3 z3 राइट। तो चलिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे हम लोग इस केस में, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, समझना चाहते हो तो समझो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, जो एक लाइन में ना आ रहे हो, वो 3 पॉइंट जो एक लाइन में ना आ रहे हो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। तो अब होगा क्या कि ऐसा प्लेन जो इन तीनों पॉइंट से क्या कर जाए, पास कर जाए, तीनों पॉइंट से क्या कर जाए, पास कर जाए, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। और ये तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, नॉन कोलिनियर चेक करने का भी एक तरीका होता है। मान लेते हैं हम सबसे पहले चेक करेंगे नॉन कोलिनियर है या नहीं है, फिर हम लोग इस फॉर्मूले को इसको आगे बढ़ाएंगे, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना देखो कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हुए हैं तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे। वेक्टर के, अगर वेक्टर में निकालना है तो वो हो जाएगा r माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन है बच्चों, पहला पॉइंट, फिर डॉट प्रोडक्ट b माइनस ए वेक्टर राइट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ c माइनस ए वेक्टर। ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्या लिखा हमने, r माइनस ए वेक्टर, b माइनस ए वेक्टर, क्रॉस c माइनस ए वेक्टर, इसको याद रखना है। अब आगे आते हैं, अगर इसी को हमें कार्टेशियन में लिखना हो, इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये याद रखो r b और c, पहले r में से a माइनस होगा, फिर b में से a माइनस होगा और फिर c में से a माइनस होगा। सब पर वेक्टर है, कहीं पर मैं भूल जाऊं तो लगा देना। अब यहाँ पर आते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन में क्या बोला हमने, r वेक्टर का मतलब क्या होता है, x y z, तो x में से a माइनस कर दिया तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 हो गया। अब b माइनस a का मतलब क्या होता है, x2, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। माइनस हमेशा क्या करना है, a वाला वेक्टर, और a के कोऑर्डिनेट कौन है, x1 y1 और z1। चलो c पर आओ, c के कोऑर्डिनेट कौन है, x3, तो x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे ये 0 नहीं लिखा था मैंने, ये भी बराबर हो जाएगा 0 के और ये भी बराबर हो जाएगा 0 के, तो इसके ये फॉर्मूले बन गए राइट। और ये क्वेश्चन आता भी है तो इसको तैयार कर लेना। चलिए, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो प्लेन कैसे करेंगे ये हमने सीख लिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब की बार जो 5th वाला पार्ट अभी हमने किया वैसे 6th वाला है, इसमें हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट देने हैं, पर अभी पहले हमें क्या निकालना था, प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी। अब की बार क्या निकालना है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। देखो पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, प्लेन के नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो तरीका वही रहेगा। एक बार देख लो, मैंने रब भी नहीं किया वो नीचे वाला पार्ट। देखो होता क्या है, तुम याद करो जो हमने 4th में या 3rd वाले पार्ट में हमने ये लिखवाया था, देखो ऐसे r माइनस ए डॉट एन 0 होता है, r माइनस ए डॉट एन 0 होता है। यहाँ पर जरा मैप करना, अगर हम उसको इससे कंपेयर करें तो r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद दिस इज 0, मतलब जो ये वाला जो पार्ट है वो कौन है, वो अगर कंपेयर कर रहे थे n है ना, मतलब नॉर्मल है। तो इसको याद रखो बच्चों कि उसी जो हमने 5th वाला पार्ट जो हमें करवाया है उसमें हमने नॉर्मल निकालना सीख लिया है ऑलरेडी, बस उसके लिए एक अलग से हमने क्वेश्चन बना दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भैया कि जो ये b माइनस ए और c माइनस ए है ये नॉर्मल होता है हमारा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, b माइनस ए वेक्टर क्रॉस c माइनस ए वेक्टर। तो जो ये हमें निकलेगा ये हमारा क्या निकलेगा स्टूडेंट्स,
नॉर्मल वेक्टर निकलेगा, बी माइनस ए और सी माइनस ए। ये हमने बता दिया किससे, कंपेयर करके। जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसको इसके साथ कंपेयर करो, तो जो डॉट प्रोडक्ट में जो चीज़ होती है वो क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है। याद रखो कि आर माइनस ए हो या फिर आर वेक्टर हो। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, आर एन इजिकल टू डी, तो ये भी तो कौन था, भले ये यूनिट वेक्टर था पर था तो नॉर्मल ना, तो आर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो है नॉर्मल वेक्टर। तो इसलिए जो भी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में था हमने उसको क्या मान लिया, नॉर्मल मान लिया। तो हमारा कितना आसान हो गया कि हमें निकालना है कि भाई वेक्टर निकालो, तो हमने निकाल दिया कि ये रहा नॉर्मल वेक्टर। राइट स्टूडेंट्स, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके कार्टेशियन कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन निकालना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कार्टेशियन क्या करो कि ऊपर आई जे के लिखो और ये जो बी माइनस है सी माइनस है ये जो सब कुछ था वो इसके नीचे लिख दो, जो पहले चल रहा था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। देख रहे हो b पॉइंट में से a पॉइंट माइनस हो रहा था, 2 में से 1 माइनस कर दिया। अब c में से a माइनस हो रहा है, मतलब 3 में से 1 माइनस कर दो, तो y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। राइट, तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले बन गए और ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में आ जाता है, 2 मार्क में आ जाता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है, सबसे पहले इसका डायग्राम समझो। मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हमें दी हुई थी, राइट, और एक प्लेन था कुछ ऐसा। इस प्लेन ने x एक्सिस को कहीं और y एक्सिस को और z एक्सिस को कुछ पॉइंट्स पर काट दिया। फॉर एग्जांपल a पर काट दिया, b पर काट दिया और c पर काट दिया। इंटरसेक्ट किया मतलब a पर, b पर और c पर। तो अगर ऐसा एक प्लेन दिया हुआ है जो कि x एक्सिस को कट करता है, y एक्सिस को और z एक्सिस को, तो उस केस में हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c बराबर हो जाएगा कितने के, 1 के। ऐसी एक इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में, जहां पर ये वाला पार्ट नहीं होता क्योंकि वहां पर 2D का केस होता है। राइट, चलिए तो फिलहाल ये हो गया, हमें समझ में आ गया अच्छे से। अगले वाले पार्ट पर आते हैं, 8th पर आते हैं स्टूडेंट्स। दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक और प्लेन पास कर रहा है, हमें उसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। जरा पढ़ते हैं। टू प्लेन इंटरसेक्ट, उन दोनों प्लेनों की इक्वेशन दी हुई है Rn1 d1 Rn2 बराबर है d2 के। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो इसको कुछ इस तरीके से समझो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग एक चीज़ दिखाते हैं, देखना जरा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक प्लेन दिया हुआ है, राइट, ये प्लेन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, राइट, देखो ये जरा, और एक प्लेन ये वाला दिया हुआ है। तो ये दोनों प्लेन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों प्लेनों के बीच में से, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक और प्लेन निकल रहा है। तो हमें इस प्लेन की क्या निकालनी है, राइट, देख रहे हो, एक प्लेन ये है, एक प्लेन इस तरफ है दूसरी तरफ, और इन दोनों के बीच में से एक और प्लेन जा रहा है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। समझ गए हो? तो दो प्लेन दिए हुए हैं, उनके बीच में से एक प्लेन जा रहा है और उसकी लाइन की, उस प्लेन की इक्वेशन हमें निकाल कर देनी है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे आसान तरीका है और ये क्वेश्चन आता है, इन दोनों को लैम्डा टाइम्स ऐड कर दो। लैम्डा टाइम्स ऐड करने का मतलब, इसको तो ऐसे लिख दो Rn1 d1, ये वेक्टर वाली है, इसको भी ऐड कर दो, इन दोनों को, इसको इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, Rn2 d2, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अभी मेन वेक्टर लिखूंगा। अब देखना जरा, जब ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर ये दोनों टर्म्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, समझ पा रहे हो? ये क्या हो जाएगा, जरा मैं पूरा रब कर देता हूँ, दोबारा से देखते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, Rn1 प्लस में यहाँ पर इस पूरे में से जो R है वो कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा ऑफ n2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, d1 प्लस लैम्डा ऑफ d2। देखो, जब तुम इसको प्लस करोगे और इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इधर उधर करने के बाद करके देखना, पक्का बनेगी। राइट, तो ये हमें बन गया। जहाँ पर वेक्टर नहीं लिख रहे हैं वो वेक्टर लिख लेना। राइट, चलिए तो ये आ गया हमारे पास। एक कार्टेशियन फॉर्म है इसकी। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसी होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बता रहे थे। इक्वेशन फॉर्म होती है ऐसी, ax by cz माइनस d1। तो हमने क्या किया, उस प्लेन की इक्वेशन को प्लस कार्टेशियन। याद रखना, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करो तो कोशिश करो कि तुम कार्टेशियन के तरीके से करो। वेक्टर में क्वेश्चन सोल्व करना
थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वेक्टर में भी दिया हुआ है ना तो पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो और कार्टेशियन से सोल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे देखो यहाँ पर हमने कार्टेशियन में सीधा लैम्डा करके प्लस कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम लोग इनको मान लेते हैं A1 B1 और C1 तो यहाँ पर आ जाएगा A2x B2y और C2z माइनस D2, बस पूरा बराबर हो जाएगा जीरो के, पूरा बराबर हो जाएगा जीरो के। तो यहाँ पर ये बन गया दोनों प्लेन की इक्वेशन को, फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन। इसकी अगर ये नहीं समझ पा रहे तो इसकी इक्वेशन देखो, जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो यही तो बनेगी, ax1 by1 cz1, राइट। x1 यहाँ पर नहीं लेने हैं, 1 यहाँ पर लेने हैं, a1 b1 और c1, और जो d है ये वाला, कैपिटल D1 ले लो, स्मॉल d1 ले लो, कोई उसमें मैटर नहीं करता, राइट। तो यहाँ पर हम लोग आ गए। अब इस D1 को मैंने इधर लिया है तो ये क्या हो गया माइनस D1। ऐसे ही इस वाले केस में ये इधर आ जाएगा तो D2 हो जाएगा माइनस D2। तो दोनों को इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करके सिर्फ ऐड कर दिया, लैम्डा मल्टीप्लाई करके सिर्फ ऐड कर दिया, राइट। 9th पॉइंट है बच्चों कि अगर हमें दो लाइन वेक्टर दिए हुए हैं, इसको पहचान पा रहे हो, A1 प्लस लैम्डा B1, अभी हमने जो सबसे फर्स्ट पॉइंट करवाया था उसमें लाइन वेक्टर की इक्वेशन यही बताई थी। तो ये भी एक लाइन वेक्टर है और ये भी एक लाइन वेक्टर है, मतलब कि अगर हमें दो लाइन की वेक्टर इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बोले कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस कैसी होती है, दो ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल है, समझ रहे हो, जो ना तो पैरेलल है और ना ही कभी, अब ये हम लोग कैसे बताएं, देखो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, राइट ना। तो अब ये जो लाइन है, जो स्क्यू लाइंस है, वो पैरेलल नहीं है पर इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, समझ रहे हो, पैरेलल नहीं है पर इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइनों को बोला जाता है स्क्यू लाइंस। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसी लाइन तो होती ही नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट तो करेगी ही करेगी। देखो जरा, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो देख रहे हो, अगर ये पैरेलल तब होती जब ये ऐसे होती, पर अगर ये ऐसे हैं तो ये लाइन इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, समझ रहे हो। तो एक ये अलग अलग डायमेंशंस में, ये अपनी अलग डायमेंशन में, ये अलग डायमेंशन में है, तो दोनों ही पैरेलल तो नहीं है पर इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, दोनों ही पैरेलल तो नहीं है पर इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, ऐसे लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। और जो स्क्यू लाइंस है बच्चों वो सिर्फ कब होती है, 3D के अंदर होती हैं, 2D के अंदर नहीं लाई करती, 2D के अंदर तो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट आता है, राइट, ये बात याद रखनी है। अब स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें दिया गया A2 माइनस A1, मतलब यहाँ पर जो ये दो पॉइंट दिए हुए A1 और A2, इन दोनों को माइनस कर लो, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, और जो B1 और B2 जिसको पैरेलल लाइन बोलते हैं हम लोग, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। फिर इस B1 और B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इस B1 और B2 का क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, और पूरे का एब्सोल्यूट ले लो। एब्सोल्यूट लेने का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, पॉजिटिव लेना है आंसर। तो ये फॉर्मूला बनता है बच्चों किसका, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस वो जो कि पैरेलल भी नहीं है पर इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आया, उसने कहा कि मान लो कि भैया जो ये B है, B1 और B2 है, हम बताते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जिसका कि क्वेश्चन आई थिंक बुक में दिया नहीं हुआ, एक एग्जाम्पल में दिया होगा तो दिया होगा। इस केस में क्या होता है बच्चों, ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन बन जाती हैं, स्क्यू लाइंस की जगह क्या बन जाती है, पैरेलल लाइन, और उसका डिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल लाइन कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचान लोगे कि R वेक्टर दिया होगा A1 लैम्डा B1 वेक्टर, राइट, और यहाँ मान B1 वेक्टर, और यहाँ पर दिया होगा R A2 वेक्टर प्लस मी ऑफ B2 की जगह यहाँ पर लिख लो B1 वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों का जो B1 वेक्टर है दोनों का सेम होगा, जो दोनों का B1 वेक्टर है, B वाला जो वेक्टर है दोनों का सेम होगा। अगर ये दोनों वेक्टर सेम है B1 वेक्टर्स, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या मानी जाएंगी, पैरेलल मानी जाएंगी। याद रहेगी बात, अगर इसका B1 और इसका B1 सेम है या प्रोपोर्शनल बोल दे उसको, तो सेम है या प्रोपोर्शनल है तो हम पैरेलल लाइन बोल देते हैं उनको। और पैरेलल लाइन के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल लाइन के केस में यही वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज मतलब ये हो जाएगा B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1, राइट, कुछ इस तरीके से, ओवर में
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और होल का मैग्नीट्यूड, मतलब एब्सोल्यूट, राइट। तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा देंगे। हम बार बार कह रहे हैं जहाँ पर हम लोग वेक्टर नहीं लग रहे हैं वो वेक्टर लिख लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे किस केस में, अगर ये B1 और B1 दोनों सेम आते हैं, और अगर अलग अलग है तो फिर तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम 10th वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि हम कैसे प्रूव करें कि दो लाइनें जो हैं वो कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, उसमें इसी का यूज होने वाला है, तो इसको याद रखना। 1 मिनट में आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 10th पार्ट एक बार देखो। अब हमारे वो कोप्लेनर वाले पार्ट शुरू हो गए। कोप्लेनर पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर पढ़ेंगे और कोलिनियर वगैरह पढ़ेंगे, वो जल्दी जल्दी अब खत्म होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें 2 लाइन दी हुई थी, हमने रब नहीं किया, वही 2 लाइनें लिख ली वैसे की वैसे ही, और लाइंस को कोप्लेनर प्रूफ करना है। फॉर्मूला ये वाला पढ़ा था अभी हमने, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। अब बच्चों क्या करो, जब तुम डिस्टेंस निकालोगे और ये डिस्टेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब कि सिर्फ इतना 0 आ जाए, नीचे को चेक नहीं करना, ऊपर को ही चेक करना है सिर्फ। मीन्स अगर हमें ये पता चले कि जो ये वाला पार्ट है ये 0 है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 जो पिछले वाले फॉर्मूले का न्यूमरेटर है, अगर ये 0 आ जाता है बच्चों तो हम बोल देंगे कि लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही बताओ कि भैया ये 2 स्क्यू लाइंस थी और अगर इनका डिस्टेंस 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 का मतलब है कि ये एक ही प्लेन के अंदर तो हो जाएंगी, अब ये आसपास से होकर गुजरेंगी, तो अब इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 0। समझ गए? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस अगर 0 है तो एक ही प्लेन पे है, कोप्लेनर है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए तो इट मीन्स दे आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, एक तरीका हमने सीखा कोप्लेनर करने का। अब एक तरीका और सीखेंगे कोप्लेनर करने का। चलिए अगले पर आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब कोप्लेनर दोबारा में करना है। कोप्लेनर अब कंडीशन से लग दी है। 3 तरीके हैं कोप्लेनर के। एक तो 10वें वाले पॉइंट में हमने पहला तरीका पढ़ लिया, अब दूसरा और एक इससे अगला पढ़ेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं। अगर तुम्हें 3 वेक्टर दिए जाएं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर। अब देखना कोप्लेनर करने के तरीके तो 3 है पर उसमें गिवन अलग अलग है। पिछले वाले में गिवन क्या था, ध्यान से देखो। पिछले वाले में बच्चों जो हमें गिवन थी वो 2 लाइनें गिवन थी। अगर 2 लाइनों को कोप्लेनर करना है तो वो वाला तरीका लगेगा, पर अगर 3 पॉइंट दिए और फिर कोप्लेनर करना है तो ये वाला तरीका लगेगा कि ए बी सी आर कोप्लेनर इफ सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन और जी जरूर आ जाता है। ये है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि फॉर्मूला बच्चों इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, याद है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि कोप्लेनर है। मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, ये अगर 0 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये 0 है। इसी को ये बोलते हैं, ये पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री में, नहीं भी पढ़ा हो तो इसको देख लो कि अगर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा ए बी सी लिखा है तो इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले वाले के साथ डॉट और अगले दोनों के साथ क्रॉस। चलिए, तो एक तरीका और है कोप्लेनर का, उस पर आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 12th पार्ट में क्या दिया हुआ है कि अभी तक 3 पॉइंट दिए थे, अब दे दिए 4 पॉइंट ए बी सी डी। अगर 4 पॉइंट दिए और फिर पूछे कि बताओ कि पॉइंट्स कोप्लेनर हैं कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों से मिलाकर 3 वेक्टर बना लेंगे और हम बोलेंगे कि इफ ए और बी से ए बी वेक्टर बन जाएगा, बी और सी से बी सी वेक्टर बन जाएगा और सी और डी से सी डी वेक्टर बन जाएगा। हमें आता है ए बी वेक्टर कैसे बनाते हैं, ए बी वेक्टर याद है ना, बी माइनस ए वेक्टर करके बनाते हैं, बी वाले वेक्टर में से ए वाले वेक्टर को माइनस कर देते हैं वैसे ही। तो अगर हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें और ये 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि कोप्लेनर है। मतलब ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी, ये अगर 0 आता है बच्चों तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर है। राइट, आगे बढ़ेंगे। 13th में हमें क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है और प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। पॉइंट हम जानते हैं कि एक पॉइंट है x1 y1 और z1 कुछ करके दे दिया है, और प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है, ax by और cz बराबर है d के। या फिर प्लेन की इक्वेशन ऐसी भी होती है r एंड d की तरह, है ना, ये वेक्टर में होती है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमने सीख लिया इस बात को। अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, मतलब कि मान लेते हैं एक प्लेन ऐसे है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन तक का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से इस प्लेन तक का क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस। तो नाउ इस केस में अगर हम डिस्टेंस जब निकालते हैं तो बड़ा ही आसान तरीका है, जो भी प्लेन की इक्वेशन दी है उसको लिख लो,
ax by cz, और इस d को इधर ले आओ तो इधर आएगा तो माइनस डी हो जाएगा अपॉन में जो हमें ये प्लेन दिया हुआ था इसका ए स्क्वायर, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर नीचे लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस पूरे का एब्सोल्यूट ले लो और यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह पर क्या करो, जो ये कोऑर्डिनेट दिए हुए थे हमें x1 y1 z1 या डायरेक्शनल रेशियोज बोलो तुम इनको, तो यहाँ पर x y और z की जगह पर उनको पुट कर दो, उनको क्या कर दो बच्चों, पुट कर दो। अगर ये थोड़ा समझ में कम आया तो मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स कि तुम्हें एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई थी, क्या दी हुई थी प्लेन की इक्वेशन, ये दी हुई थी 2i 3j 4k, राइट, ये प्लेन की इक्वेशन तुम्हें दी हुई थी और एक पॉइंट दिया हुआ था। पॉइंट क्या दिया हुआ था बच्चों, पॉइंट दिया हुआ था आपको, लेट्स से पॉइंट इज i j k, पॉइंट इज i j k, और तुम्हें अब निकालना है उस पॉइंट से उस प्लेन तक का डिस्टेंस। तो तुम क्या करोगे, सिंपली क्या लिखोगे, डिस्टेंस इज 2, राइट, 2x 3y 4z, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने इक्वेशन थोड़ी सी अधूरी लिखी है, इसको पूरा कर लो इक्वेशन को। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है i j k की जगह पर यहाँ पर लिख लो x y z और यहाँ पर लास्ट में लिख लेना 5, लास्ट में लिख लेना 5। नाउ यहाँ पर हमने लिख दिया -5, राइट स्टूडेंट्स, 2x 3y 4z बराबर है 5 के और पॉइंट हमें दिया हुआ i j k। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, राइट, और रूट। कंपेयर कर पा रहे हो, हमने क्या किया, पहले तो प्लेन की इक्वेशन लिख दी, जो कि प्लेन की इक्वेशन थी डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर, और फिर उस प्लेन के अंदर जो ए बी और सी था उनका स्क्वायर करके उनका रूट कर दिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट क्या है i j k का मतलब क्या है, i के साथ कौन है 1, j के साथ भी 1 है और k के साथ भी 1 है, तो हम x y j में क्या पुट कर देंगे, 1 1 पुट कर देंगे, तो 2 into 1 3 into 1 4 into 1 -5, और पूरे के नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये सोल्व कर लो, 4 और 9 हो जाएंगे 13 और 13 और 16 हो जाएंगे 29, राइट ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अभी ये कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 में से 5 माइनस गए 4, तो 4/√29, एक ऐसा क्वेश्चन शायद है भी। चलिए, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हमें क्या करना है, सिर्फ x1 y1 और z1 में वो पॉइंट को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये आता ही आता है, 1 नंबर में तो जरूर आएगा ये क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता ना आए। इसके अलावा बुक में ऐसे ही 2-3 फॉर्मूले और दिए हैं, उनको यूज मत करो, उनकी जगह इसी को यूज करो, इसी से आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिया हुआ है कि पैरालाइन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पॉइंट है, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ, वो मत यूज करो, यही फॉर्मूला यूज कर लो उनके थ्रू, उनकी जगह पर, इससे सारे आंसर निकल जाते हैं, राइट। चलिए, तो अगले पर आते हैं 14th पर। नाउ स्टूडेंट्स 14th में देखो हमें एंगल निकालना है, और एंगल निकालने के लिए 4 या 5 तरीके हैं, ठीक है, A B C D E 5 तरीके हैं, पर पांचों में कंडीशंस अलग अलग हैं। देखते हैं जरा, अगर मान लेते हैं हमें दिया हो A और B वेक्टर और बोले कि भी दोनों वेक्टर है और इनका निकाल दो एंगल, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली बोल देंगे कि ठीक है, cos थीटा बराबर हो जाएगा A.B ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, सिंपल इतना लिख देंगे। और इस केस में बच्चों ये याद रखना कि जो थीटा होता है वो 0 और आई थिंक पाई के बीच में होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर ले, वैसे यही होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर आ जाएगा। पर अगर मान लेते हैं कि कंडीशन होती है स्टूडेंट्स कि A एंड B लाइन वेक्टर है, A और B कैसे वेक्टर है, लाइन वेक्टर है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला यही रहता, कोस थीटा बराबर आ जाता A वेक्टर B वेक्टर ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ A B, और पूरे का एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ पर आंसर जो पॉजिटिव आ रहा होगा, आंसर कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव आएगा, पर क्योंकि हमने पूरे पे एब्सोल्यूट लगा दिया, पर यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं लगाया। ये जो डिफरेंस है ना, तुम देखना वेक्टर में जो एंगल निकलवाया वहां पर इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लगवाए, एब्सोल्यूट नहीं लगवाए, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगवाए क्या, क्योंकि वहां पर सिर्फ A और B 2 वेक्टर दिए हुए हैं, और जब लाइन वेक्टर देगा तो ये एब्सोल्यूट लगाता है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे एनसीईआरटी ने दिया हमने उसी तरीके से बता दिया है। गिवन अगर तुम्हें 2 लाइन वेक्टर दो, जैसे कि
अभी हमने जो फर्स्ट पॉइंट किया था उसमें लाइन वेक्टर कैसा होता है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर लाइन वेक्टर होता है। तो ऐसे दो वेक्टर दे दिए, तो इन दो वेक्टर में ना तुम्हें किसी को भी नहीं देखना, सिर्फ किसको देखना है, पैरेलल लाइन को। हमने बताया था कि लैम्डा के साथ b होता है, वो कौन होती है, पैरेलल लाइन। सिर्फ पैरेलल लाइन को देखना है, जो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल होगा वही इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल होगा, ये बात याद रखना। तो ऐसे केस में जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा का जो एंगल है वो आ जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर ओवर में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, बस खत्म। राइट, बार बार बोल रहे हैं, अगर दो लाइन वेक्टर दिए हैं तो उनमें a1 a2 इन सबको नहीं देखना, हमें सिर्फ b1 और b2 को देखना है, उन्हीं पे वो फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला देख रहे हो सेम लग रहा है सब पर, बस लोग चेंज होते जा रहे हैं अंदर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, Rn1 d1 Rn2 d2, ये क्या है, नॉर्मल। अगर दो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना है, दो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कोस थीटा। अब जब हम नॉर्मल मैंने बोला, दो प्लेन के बीच का अगर डिस्टेंस एंगल निकालना है तो हम किसको देखेंगे बच्चों, उसके नॉर्मल्स को। जो एंगल उसके नॉर्मल के बीच में बनेगा वही एंगल उन दोनों प्लेन के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे n1 डॉट n2 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 एंड होल मैग्नीट्यूड, सॉरी एब्सोल्यूट। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि प्लेन वाले में नॉर्मल्स को देखना है, लाइन के इक्वेशंस में b1 और b2 को देखना है, और ये तो दिया तो फिर तो नॉर्मल है ही, और भी दे दिया इसने। अब सबसे टिपिकल जो और मुश्किल जो लगता है थोड़ा बहुत, वो लगता है कि अगर एक लाइन दे दे और एक प्लेन दे दे, मतलब लाइन के बीच में और प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देख पा रहे हो, ये जो दी हुई है ये लाइन दी हुई है, और ये जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, प्लेन। ठीक है, फॉर्मेशन से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोस थीटा लिखेंगे, और इसका तो लेंगे b वेक्टर और इसका लेंगे n वेक्टर। ठीक है, लाइन का लेंगे पैरेलल लाइन और प्लेन का लेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b वेक्टर n वेक्टर ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ n और एब्सोल्यूट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको थीटा मत मानो, इसको मान लो फाई, इसको क्या मान लो, फाई। तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, तुम्हें फाई मिल जाएगा, और जब तुम्हें फाई मिलेगा तो इसके बाद तुम्हें फाई को 90 में से माइनस करना है। फाई को क्या करना है, 90 में से माइनस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारा फाई आ गया 60 डिग्री, अगर वो 60 डिग्री आएगा तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30। तो तुम्हारा थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, और इस थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। इस फाई को मत लिखाना, काफी लोग गलती करते हैं, फाई को ही आंसर बता देते हैं। फाई आंसर नहीं है, फाई को जब 90 में से माइनस करोगे तब जो थीटा आएगा वो हमारा मेन आंसर है। राइट, चलिए, तो यहाँ पर ये 5 तरीके हैं जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं। अब एंगल निकालने में ही छिपा होता है परपेंडिकुलर को निकालना, एंगल निकालने में छिपा होता है परपेंडिकुलर को निकालना। जैसे कि अभी हम लोग अगर यहीं बताएं, चलो नेक्स्ट उस पर करते हैं, बस ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले ये होते हैं। राइट, नाउ स्टूडेंट्स 15th में हमें चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब परपेंडिकुलर के लिए हमें बेसिक चीज़ पता है कि दो चीज़ों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों मानते हैं हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कोस थीटा जो है, अगर a डॉट b 0 आ रहा है, a डॉट b क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा ना, a डॉट b ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ 0 है तो वो तो न्यूमिनेटर 0 होता है, उसका जो मतलब मेन विक्टिम है जो 0 होने के लिए वो a डॉट b है। राइट ना, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगर a डॉट b 0 आ जाए इसका मतलब कि कोस थीटा 0 है, और कोस थीटा 0 कब होता है बच्चों, 90 डिग्री पर। ये बात समझ में आ गई होगी, सबको आती है कि अगर a डॉट b 0 है तो इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आओ, a और b को हम कब बोलेंगे वो परपेंडिकुलर है, ये तो सिंपल हो गया, a डॉट b क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अभी हमने पीछे क्या निकाला था, कोस थीटा निकाला था ना। कोस थीटा में क्या करते हैं, a डॉट b, अगर ऊपर वाला माला मतलब न्यूमरेटर 0 आ जाए तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर है। अगर दो इक्वेशन दिए लाइन की, a1 लैम्डा b1 और a2 लैम्डा b2, दो इक्वेशन दिए हैं। अभी हमने क्या निकाला था, कोस थीटा, b1 डॉट b2 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इस केस में अगर बच्चों b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। बार बार बोल रहे हैं, ये सारी कंडीशंस किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए है। अगर दोनों नॉर्मल के अंदर n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट, n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो क्या बोलेंगे, हम उनको परपेंडिकुलर बोलेंगे। राइट,
इन दोनों में इनका मेन है कि डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए 0। यहाँ पर B1 और B2 लेंगे और यहाँ पर N1 और N2 लेंगे। हम ये पहले भी बता चुके हैं कि A1 A2 इनका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ B1 और B2 का महत्व है। यहाँ पर नॉर्मल्स का महत्व है। अब वहाँ पर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी बना, देखो एक क्वेश्चन तुमने देखा होगा कि पॉइंट ABC फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो क्या करो, ABC से AB निकाल लो, BC निकाल लो और AC या CA जो भी निकले वो दोनों निकाल लो। जब तो तीनों निकल जाए तो इनका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, देख रहे हो, दो साइड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम, या तो तुम इस चीज को प्रूव कर दो तो भी हम लोग बोल देंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। या फिर क्या करो बच्चों कि ये प्रूव कर दो कि AB डॉट BC जो है वो क्या है, 0 है। AB डॉट BC क्या है, 0 है। समझ में आ गया, तो भी वो परपेंडिकुलर होगा। पर यहाँ पर एक चुनौती है, वो क्या है, यहाँ पर ये नहीं दिया होगा कि परपेंडिकुलर A वाला एंगल है, B वाला एंगल है, C वाला एंगल है, इसलिए तुम्हें सबको बिढ़ा बिढ़ा कर देखना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि AB और BC 0 ना हो, AB और AC 0 हो। क्या हो सकता है, AB और BC 0 ना हो, AB और AC 0। इसका मतलब क्या है कि जो 90 डिग्री एंगल है वो किस पर बन रहा है, A पर बन रहा है। वो किस पर बन रहा है बच्चों, A पर बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल किस पर बन रहा था, B पर, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट था। समझ रहे हो, तो इसलिए तीनों का एक बार कॉम्बिनेशन लेकर देखना पड़ेगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। बस एक बात का ध्यान रखना कि जिस पैटर्न में बुक वाले ने तुम्हें क्वेश्चन दिया है उसी पैटर्न में चेक करोगे तो जल्दी आंसर निकल जाएगा, क्योंकि जनरली इस पैटर्न में देता है कि ABC, तो डायरेक्ट निकालोगे, डायरेक्ट निकलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाले से कर सकते हो, तो किसी से भी कर सकते हो। तो 4 तरीके हमने यहाँ पर बताए। अब आगे बढ़ते हैं 16th पर, लास्ट है आई थिंक। नाउ स्टूडेंट 16th में हमें चेक करना है कि AB वेक्टर जो है वो कोलिनियर है PQ के साथ। ठीक है, अब ये दोनों कोलिनियर हैं, इसको हम लोग कैसे प्रूव करें। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है बच्चों कि AB वेक्टर को हम प्रूव कर दें कि वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा ऑफ PQ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं। एग्जांपल है बच्चों, फॉर एग्जांपल कि हमें दिया कि AB वेक्टर था 3I 9J 12K, राइट। ये था एक AB वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है PQ जो कि है 9I 27J 36K, कुछ इस तरीके से। अगर हम ध्यान से देखें तो AB के अंदर से यहाँ पे जो PQ है, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, 3I 9J और 12K, कुछ इस तरीके से आ रहा है। समझ रहे हो, मीन्स स्टूडेंट्स कि जो AB है वो उसी के ही उसी वही बन जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, थ्राइस ऑफ AB बन जाएगा। तो देख पा रहे हो, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज गलती की, PQ है यहाँ पर ये। तो जब PQ के अंदर से हमने ये सब कॉमन लिया तो PQ क्या बन गया, खुद का ही 3 गुना बन गया। तो इस तरीके से जब हम ऐसे क्वेश्चंस को करें जिसमें से कुछ कॉमन लेकर वही वेक्टर बन जाए, मीन्स वो क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, आपस में कोलिनियर। और इसका एक क्वेश्चन हमने किया है एक जगह पर, तुम्हें याद है, जहाँ पर हमने स्क्यू लाइन्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, जब वहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं तो हमने बताया था ये अगर लाइन के अंदर A1 लैम्डा B और A2 लैम्डा B ये दोनों सेम हो तो हम बोलते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल। याद है ना, लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों सेम हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, तो प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। ठीक है, अब इसी से एक और चीज निकल कर आती है। एक और चीज क्या निकल कर आती है कि भाई AB अपॉन PQ कर लो, और देखो मुझे सबसे अच्छा तरीका ये वाला लगता है, AB अपॉन PQ। ठीक है, इस वाले में भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। इसको देखो इस वाले तरीके से करके देखते हैं। AB अपॉन PQ का मतलब है कि 3/9, 9/27 और 12/36। क्या तीनों की रेशो सेम आ रही है, तीनों की रेशो सेम आ रही है 1/3, तीनों की रेशो सेम आ रही है, दैट इज 1/3। तो अगर तीनों की रेशो सेम आ रही है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ठीक है कि प्रोपोर्शनल है। तो इसी का ही पार्ट है ये वाला भी, बस PQ को नीचे लिया है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं अलग अलग है, कुछ बोलते हैं सेम है, कैसी कुछ भी मान लो, पर करो इस तरीके से, ये सबसे आसान तरीका है। तीसरा तरीका कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, PQ के साथ जो है वो कितना है बच्चों, 0। AB का क्रॉस प्रोडक्ट PQ के साथ 0 है, तो भी हम लोग बोलेंगे कि कोलिनियर है, तो भी हम लोग बोलेंगे कोलिनियर है, राइट। अब कोलिनियर करने का
क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई जे के लेते हैं और फिर ए बी के मान लो कि A1 है, B1 है, C1 है, मतलब ए बी के जो कोऑर्डिनेट है वो A1 B1 C1 है और पी क्यू के कोऑर्डिनेट है A2 B2 और C2। तो ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में बना के डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं उसका। चलो, तो ये आता होगा, वैसे ये जनरली सबको आता है। मेन है कि ए बी क्रॉस पी क्यू इजिकल टू 0, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने 3 तरीके पढ़े कि अगर ए बी को कोलिनियर प्रूव करना है, किसके, पी क्यू के। अब कोलिनियर ये ए पार्ट था, ये 16 का बी पार्ट हो रहा है, उसको देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ये लास्ट है, ध्यान से देखो। 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अभी तक हमें दिए हुए थे, जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे ए बी और पी क्यू 2 लाइन दी हुई थी, उनको कोलिनियर करना बड़ा आसान था। अब 3 पॉइंट दे दिए, इनको कोलिनियर कैसे करें। अगेन हम क्या करेंगे, हम इसको घुमाकर वहीं ले आएंगे। हम क्या करेंगे, ए बी वैक्टर निकाल लेंगे और बी सी वैक्टर निकाल लेंगे। तो अगेन ए बी वैक्टर निकाला तो पुराना वाला पॉइंट बन गया ना, ए बी और पी क्यू वाला। तो ए बी बराबर हो जाएगा लैम्डा ऑफ बी सी, तो बोल देंगे कि कोलिनियर है। दूसरा, इन दोनों को अपॉन में डिवाइड करके देख लो, ए बी अपॉन बी सी करके देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए बी अपॉन बी सी करके देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भी हम लोग बोल देंगे कोलिनियर है। देखो 3 पॉइंट दिए हुए बेशक, पर हम 3 पॉइंट से 2 लाइनें तो निकाल ही सकते हैं ना, ए बी और बी सी। ए बी कैसे निकालते हैं, हम लोग 2-3 बार बता चुके हैं इस बात को, बी माइनस ए वेक्टर, राइट, ऐसे निकालते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट, तीसरा तरीका क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ए बी क्रॉस बी सी 0 कर दो तो भी ये कोलिनियर है। देख रहे हो, तीनों के तीनों वही पॉइंट है। बस इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि मान लो कि ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट, इन तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए, मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके दिए हुए x1 x2, क्या बोले, ठीक है, a1 के दिए हुए x1 x2 x3, y1 y2 y3 और c के दिए हुए z1 z2 z3, ऐसे तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इनको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ऐसे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लो, डिटरमिनेंट निकाल दो, और अगर ये 0 आ जाए तो बोल दो कि हाँ ये कोलिनियर है। जैसे कि अभी हमने पीछे बोला था उस वाले में, जहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए होते हैं और हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, अगर वो कोलिनियर है तो कुछ केसेस में वहाँ पर वो कोलिनियर होते नहीं है, तो हमें पहले चेक करना होता है। तो इस वाले पॉइंट से चेक करते हैं, तीनों पॉइंट को ऐसे लो, अगर वो 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि हाँ वो कोलिनियर है, तो फिर हम आगे उसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन निकाली ही नहीं जा सकती अगर कोलिनियर है तो, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन निकलेगी जब ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा उस वाले केस में, ठीक। चलिए, तो इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है 3D के अंदर, यही है सब। इन्हीं सबको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। और 2-3 चीज़ें सीख लो, जैसे कि अगर 1-2 चीज़ें हम लोग बताएं, खुद ही बताओ कि अगर एक प्लेन है, ये मान लो ये पूरा एक प्लेन है, इसको रब कर दें एक बारी, ठीक है, इसको रब करते हैं और 1-2 चीज़ें समझाते हैं। अब क्या होता है कि फॉर्मूले तो हमने सीख लिए, पर कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग बिखर जाते हैं। बिखरने का मतलब ये है कि अगर हमें दो प्लेन दिए और हमें बोला जाए कि दोनों प्लेन जो हैं वो पैरेलल हैं कि नहीं है, ये बताओ। तो 2 प्लेन पैरेलल हैं कि नहीं है ये कौन बताएगा, उनके नॉर्मल बताएंगे, क्योंकि अगर जो दोनों प्लेन हैं उनके अगर नॉर्मल्स आपस में पैरेलल होंगे तो दोनों प्लेन भी पैरेलल होंगे ना, समझ रहे हो। जैसे कि ऐसे देखो, ये प्लेन है एक, ये प्लेन है एक, दोनों प्लेन पैरेलल है कि नहीं है। और अगर इस प्लेन का ये नॉर्मल लिया जाए और इस प्लेन का ये नॉर्मल लिया जाए, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई, चलो ठीक है, यहाँ पर तो देख रहे हो इसका नॉर्मल जो है n1, इसका जो नॉर्मल है n2, वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इस चीज को हमेशा समझो कि अगर दो प्लेन P1 और P2 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। और अगर वो दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों प्लेन के नॉर्मल भी क्या है बच्चों, आपस में पैरेलल है, राइट। ये बात समझ में आ रही है। तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख लो। ऐसे ही लाइन और प्लेन का केस में कर सकते हो, लाइन और प्लेन के केस में अपोजिट हो जाता है। जैसे लाइन और प्लेन के केस में अगर लाइन और प्लेन जो है आपस में, लाइन और प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अपोजिट हो जाएगा नॉर्मल के केस में। जैसे कि ऐसे, कुछ ऐसे ये दिया हुआ है। अब प्लेन हम लोग ना एग्जैक्ट फिगर नहीं बना सकते बोर्ड पर, क्योंकि 3D फिगर है ना, तो अगर थोड़ा अलग अलग है तो उसमें भैया माफ करो। तो यहाँ पर देखो, ये हमें दिया एक
प्लेन और उसके ऊपर एक नॉर्मल दिया, ठीक है, और एक लाइन दी जो कि इसके पैरेलल थी, प्लेन के साथ क्या थी, पैरेलल थी। तो तुम मुझे बताओ कि जो लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है तो क्या उसके नॉर्मल के साथ भी पैरेलल होगी? नहीं, उसके नॉर्मल के साथ वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है तो पैरेलल है, पर जब प्लेन और लाइन की बात आ जाए, मतलब अगर प्लेन और लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल और लाइन है वो आपस में पैरेलल हो जाएगी, जो नॉर्मल और लाइन है वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और अगर प्लेन और लाइन पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन के, जैसे कि इस वाले केस में दिखाया हमने, ठीक है, तो अपोजिट हो जाती है। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखो बस, अगर इनको ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। चलिए तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।